बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों और समातों से टकराने वाली आवाज़ को सदाम रियाज का प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। फास्ट न्यूज़ नेटवर्क की स्क्रीन पर आज प्रोग्राम के मेहमान सरदार फ़हीम रुबानी LA-24 बलोच से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको अपने इंतखाबी हल्के से टिकट जारी किया। इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ हैं। मुख्तसर सवालात और इनसे भी तवक्को करेंगे कि मुख्तसर जवाबात इनसे लेने की कोशिश करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाई चॉइस सियासत में आए या आपको सियासत में वक्त और हालात ने लाया? थैंक यू सो मच जी। फास्ट न्यूज़ का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए और कवर कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स में हमारी फैमिली हिस्ट्री है। हम लोग उस वक़्त से इस रीजन में लोगों को सर्व कर रहे हैं जिस वक़्त आप समझ लें कि हमारी कोई 200 साल की हिस्ट्री है। सही। तो हम लोग मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सर्व करते रहे और जिस वक़्त पॉलिटिकल सिस्टम आया तो मेरे वालिद साहब की उस वक़्त गार्डन कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो उस वक़्त से वो पॉलिटिक्स उन्होंने शुरू की। और जब मेरी बर्थ हुई तो उस वक़्त भी हमारे घर में ज़्यादा एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी। तो ये आप कह सकते हैं कि इस रीजन में हमारी जो फैमिली है ये कोई बहुत लंबे अरसे से लोगों की खिदमत में है। और जिस वक्त रब्बानी साहब की डेथ हुई, सरदार अख्तर हुसैन रब्बानी साहब एडवाइज़र मिनिस्टर थे उस वक़्त एग्रीकल्चर की, तो उनकी डेथ हुई। तो उसके बाद फिर मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और ये इलेक्शन मैंने कॉन्टेस्ट करना ही था। इसमें चॉइस भी थी, इसमें पब्लिक ओपिनियन भी थी, इसमें फैमिली हिस्ट्री भी थी और इसमें बाकी सारे लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक ही मैं। फ़हीम भाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तवील रफ़ाकत रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, ज़ाती फ़ैसला था या अवामी राय शामिल थी? एक बात ज़रूर जहन में बैठा लें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ हम लोग मिल के बैठ के बनाते हैं। सही। और जो पॉलिटिकल पार्टी बेहतर एजेंडा लेके आती है लोगों को उसके साथ जाना चाहिए और लोगों के पास चॉइस भी होती है कि वो जाएं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्लोगन है और जिस तरीके से इमरान खान साहब के विजन के साथ लोग खड़े हैं, इसमें मेरी अपनी ज़ाती ओपिनियन भी थी और उसके बाद हल्के के तमाम लोगों की ओपिनियन के साथ मैंने ये डिसाइड किया था कि हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन करना है और फिर हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। तो ये पब्लिक ओपिनियन भी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 5 साल दौरे हुकूमत बैठक बलोच के लिए कैसा रहा और आपसे अगर मुख्तसर कमेंट पूछे जाएँ तो आपके क्या कमेंट्स होंगे? मैं ये समझता हूँ कि बैठक बलोच में नून लीग को जिस तरह से लोगों ने वोट किया और एक बड़ी तादाद में लोगों ने इनको वोट दिया, इसमें इनके हवाले से कोई कामकाज नहीं हुआ। और ये समझ लें कि वर्ष गुज़रा है पीरियड जो 5 इयर्स का है। इसकी वजह ये थी कि इसमें कोई एक प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे नहीं लेके आए। बस इनका एक ही मंशूर रहा कि जो इनकी कच्ची सड़कें थी इनके एक्सीवेटर्स हैं अपने, और वो एक्सीवेटर चलाते रहे कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स बना सकें। करप्शन बहुत अरूज पे रही, तो इदारे बिल्कुल तबाह करके रख दिए। हेल्थ का सिस्टम देख लें, वो बिल्कुल ख़त्म किया इन्होंने। डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर हॉस्पिटल हमारा है वो बैठ गया। इन्होंने साथ एजुकेशन में बच्चियों को दूर दराज ट्रांसफ़र किया इन्होंने और वो एजुकेशन सिस्टम में इन्होंने फ्लॉप किया। तो मैं समझता हूँ कि पूरे का पूरा सिस्टम इन्होंने बैठा के रखा। और ये 5 साल का जो पीरियड गुजरा फारूक हैदर साहब का और फारूक ताहिर साहब का इस हल्के में, ये फारूक हैदर साहब एक दफ़ा भी इस हमारे हल्के में कोई प्रोग्राम फारूक हैदर साहब ने नहीं किए। और मुझे हैरत होती है कि आप कहेंगे कि ये क्या कह रहा है। जिस वक्त फारूक ताहिर साहब डिप्टी स्पीकर बने तो लकीली ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए। ठीक, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के तो इन्होंने आके तो एक ट्रांसफार्मर का इफ्तिताह करना शुरू कर दिया। सही। तो मेंटल लेवल जो है इतना लो है इनका कि ये तामीर और तरक्की के बारे में इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। फ़हीम भाई, 2011 में आवाम ने अच्छा खासा मैंडेट दिया, 2016 में भी आवाम ने अच्छी खासी पजीराई दी, 2016 में वफाकी टिकट के साथ हल्के में मौजूद हैं। अगर हल्के के लोग आपको मुंतखब करते हैं तो आपके माइंड में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हल्के के लिए प्रायोरिटी बुनियादों पे करना चाहते हैं? 2021 में हम लोग सबसे पहला हमारा स्लोगन ये है कि हम लोग रिफॉर्म्स लेके आएंगे, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके आएंगे। हमारे इदारे बिल्कुल तबाही की लाइन पे हैं। कोई इदारा ऐसा नहीं है कि जो प्रॉपरली काम कर रहा हो। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमने लेके आनी है। उसके साथ करप्शन एक बड़े पैमाने पे आज़ाद कश्मीर में करप्शन हुई, उसका एहतसाब हम करेंगे और ये आपको पता चल जाएगा, अल्लाह खैर करे
तो 25 तारीख के बाद सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि एहतसाबी अमल को बहुत तेज़ी से आगे की तरफ लेके जाएंगे। और उसके साथ हमारे एजुकेशन में बहुत सारी रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। हमारे टीचर साहिबान हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं है, टीचर्स ट्रेनिंग नहीं है। हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, कल मैं एक जगह पे गया तो कहने लगे कि आप ये पोलिंग स्टेशन ये वाला ना रखें, इसके मुतबादल रख दें। सही। पैनाखा गया, पैनाखा जगह का नाम है। तो मैंने पूछा इसकी वजह क्या है, कहते हैं उसका छत ही नहीं है। सही। तो हमारे बच्चे बच्चियां अगर ऐसे स्कूलों में पढ़ेंगे जिसका छत ही नहीं होगा, तो आप मुझे बताएं कि फिर मैं कैसे कहूँ कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट हुई या कोई सिस्टम बना। तो हमने रिफॉर्म्स लेके आनी है एजुकेशन में, हमने रिफॉर्म्स लेके आनी है हेल्थ में, और हम टूरिज़म पे काम करेंगे और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेके। फ़हीम भाई, एहतसाब का दौर चलेगा। लोअर किला में एक दिन दिहाड़े फारूक ताहिर नामी शख्स जो डिप्टी स्पीकर रहे और उनके हवारियों ने एक नौजवान शख्स को कत्ल कर दिया। अगर इक़्तिदार में जाते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी बुनियादों पे उस ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए किरदार अदा करेंगे? जी बिल्कुल, ये ज़रूर हमारी प्रायोरिटी में है। इसकी वजह यह है कि वो जो शख्स शहीद हुआ, वो उसके साथ मेरी बहुत ज़्यादा एफिलिएशन थी, वो मेरे भाइयों की तरह था। और ये पुरअमन लोग प्रोटेस्ट करते हैं पूरी दुनिया में, आपको पता है स्टेट्स में भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बड़े बड़े मुल्कों में लोग बाहर निकल आते हैं, आके प्रोटेस्ट करके अपनी बात रिकॉर्ड करवाने के बाद चले जाते हैं। यहाँ से हमारी बदकिस्मती ये हुई कि फारूक ताहिर साहब का एक कज़न है और वो मुलाज़म भी है, वो वेपन लेके तो वो ख़ुद साथ आया, और उस वक़्त पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी यहाँ पे मौजूद थी। आप कहीं चेक कर लीजिएगा, 400 से 500 के करीब पुलिस कांस्टेबल्स वहाँ पे मौजूद थे। 3 इंस्पेक्टर्स मौजूद थे, एक डीएसपी मौजूद था मौके पे, मजिस्ट्रेट थे 2। तो ये लोग सारे वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद उसने खुद फायर करके हमारे बंदे को मारा। और फिर बाद में उन्होंने एक के बजाय 2 FIRों में 2 FIRें लॉन्च करवाई। और उनकी वजह यही थी कि वो ये चाह रहे थे कि ये किसी न किसी तरीके से बस ट्रायल में ये मामला लगा रहे और आगे ना जा सके। और फिर उन्होंने बेल भी नहीं करवाई। लॉ मिनिस्टर हो और उसको कानून के सामने पेश हो जाना चाहिए, बेल करवानी चाहिए। और बेल करवाए बगैर वो पूरे एरिए में फ्लैग लगा के घूमते रहे। मैंने प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर को भी लिखा, मैंने वज़ीर अमूर कश्मीर को भी लिखा। मैंने कहा कि जिस वक्त आप कोई एक लिमिट रखें ना, आप पब्लिक से जिस वक्त आप किसी बंदे को शूट करके चले जाते हैं और कहें कि हम लॉ मिनिस्टर भी रहेंगे और बाकी सारे और कानून भी बनाएंगे। कानून बहुत अच्छा बना के गए, आखिर पे जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको कहते हैं कि परमानेंट करके जा रहे हैं, 2-2 दिन उनकी सर्विस हुई, कोई प्रोसीजर उन्होंने फॉलो नहीं किया। तो मतलब ये है कि जिस वक्त आप इस तरह के लोगों को इक़्तिदार दे देते हैं तो उसका नुकसान तमाम लोगों को पहुँचता है, पूरी स्टेट को नुकसान पहुँचता है, आपके लोकल लोगों को नुकसान पहुँचता है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जुल्म उन्होंने किया हुआ है, और इसके बारे में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी। अख्तर रुबानी साहब, अख्तर रुबानी मरहूम जब इक़्तिदार में रहे इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं किया करते थे। फ़हीम अख्तर रुबानी को अगर इक़्तिदार मिलता है तो बलोच के लोगों के साथ कहीं इंतकामी कार्रवाइयाँ तो नहीं की जाएंगी? देखें, मैं ये समझता हूँ कि मैं जमहूरियत के प्रिंसिपल को समझने वाला बंदा हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि किसी सूरत हर शख्स के पास वोट का राइट है, वो किसी भी जमात में वोट कास्ट करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो गिने चुने लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन के सिस्टम को तबाह किया हुआ है, हेल्थ के सिस्टम को तबाह किया हुआ है, मुलाजमीन हैं, लेकिन वो पूरे का पूरा सिस्टम उन्होंने बैठा के रखा हुआ है। तो उनके लिए तो कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आम पब्लिक जहाँ पे मर्ज़ी वोट करेंगे, ये मुलाजमीन का राइट बनता है, और वो जिस साइड पे मर्ज़ी वोट करें, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे, हम अपने इदारों को बनाएंगे भी, उसके लिए उनकी भरपूर पार्टिसिपेशन होगी। मैंने बल्कि इवन के ये भी कह दिया कि जो पोलिंग स्टेशन से जो लोग हमें वोट नहीं करेंगे, किसी और जमात को वोट करेंगे, तो 30% उनके लोग भी हमारी कमेटियों में शामिल होंगे, उनसे भी हम ओपिनियन लेंगे, उनको भी साथ लेके चलेंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल माफ़ी की गुंजाइश नहीं है कि जिन्होंने पूरे का पूरा सिस्टम ख़राब किया हुआ है। रियासत आज़ाद कश्मीर में बसने वाले लोगों में आम तासुर पाया जाता है कि रियासत आज़ाद कश्मीर के स्टेटस को तब्दील करने की बात की जाएगी। अगर बतौर मेंबर असम्बली आपके होते हुए इस तरह का कोई अमल किया गया तो बहैसियत शहरी आपका क्या कैरेक्टर होगा? एक बात ज़हन में रखें कि कोई डॉक्यूमेंट जो कोई असम्बली पास करे, उसकी यहाँ के लोगों की
एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई 5 साल का कोई प्लान था तो वो कहीं बैठ जाएगा, कोई 10 साल का प्लान था तो बैठ जाएगा। यहाँ पे हमारे लोगों का खून शामिल है इस तहरीक में। और ये बात ज़हन में बैठा लें कि कोई डॉक्यूमेंट हमारी तहरीक को रोक नहीं सकता, वो चाहे असम्बली का हो, चाहे किसी भी फोरम का हो, उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और एक बात मैं आपको बता दूं कि कश्मीर के हवाले से हमारी ज़ीरो टॉलरेंस है। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता कि कोई इसकी कोई जो हैसियत है उसको कोई तब्दील करके चला जाएगा, और ये मुमकिन नहीं है। अलका बलोच की सुनने वाली माओं, बहनों, बेटियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और चाहने वाले और मुखालफिन को कोई पैगाम देना चाहें तो कैमरे की आंख में दे सकते हैं। जी, मैं अपने तमाम जो हल्के के लोग हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग तब्दीली के साथ खड़े हो जाएं, आप लोग करप्शन के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, आप लोग नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, आप लोग मेरिट की पामाली के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, आप लोग अपने एरिए की डेवलपमेंट के लिए इकट्ठे हो जाएं ताकि इस एरिए की डेवलपमेंट हो। साथ मेरी बहनें जो दूर दराज एरिया से, क्योंकि हमारा इली एरिया है, दूर दराज एरिया से उनके पास पानी नहीं है, वो पानी उठा के लेके आती हैं, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए इंशाल्लाह इस रीजन में हम लोग स्कैन करवाएंगे लैंड को, देखेंगे कौन कौन सी जगह पे पानी के सोर्स है, वो भी उनको प्रोवाइड करेंगे। और साथ उनको ये कहना चाहता हूँ जो पढ़ी लिखी हमारी ख़वातीन हैं उनको मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपना रोल सोसाइटी में देंगी, आप आगे निकलेंगी तो ये हमारा मुल्क बनेगा। और साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक हम लोग अपनी रियासत को खुद नहीं बनाएंगे, जब तक हम लोग करप्शन के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी सोसाइटी नहीं बन सकती। और जो यंगस्टर्स हमारे हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं समझता हूँ कि जब ये रोल देंगे, आप आज देख लें कि हमारे यहाँ इस वक्त की जो पोजीशन है उसमें कोई हमारा इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है। हम लोग इंडस्ट्रियल सेटअप लगाएं, हम लोग आगे जाएं, इसमें तमाम यंगस्टर्स की मुझे मदद चाहिए होगी। हम लोग आज़ाद कश्मीर के लेवल पे चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से प्लीड करेंगे। उसमें जिस वक्त यंगस्टर्स ऑन बोर्ड होंगे तो हमारे पॉलिटिक्स में निखार आएगा। तो तमाम यंगस्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 20 दिन बचे हुए हैं, इसमें हमने मिल के मेहनत करनी है, और मिल के मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी, कामयाबी इमरान खान की होगी। उम्मीदवार कानून साज असम्बली अलका बलोच, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार फ़हीम रुबानी की गुफ्तगू आपने सुनी। आप इस गुफ्तगू को किस एंगल से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में तहजीब व तमद्दुन के दायरे में रहते हुए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इलेक्शन ट्रांसमिशन के अगले प्रोग्राम में फास्ट न्यूज़ की स्क्रीन पर फिर किसी शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।